मेरे पास, पहले इसको देख लेते हैं। आपकी के शायद आरपीएस का क्वेश्चन होगा ये। एनर्जी का आपको करेक्ट सेट बताना है। ये आपको एसिटिक एसिड लिखा मिल गया और दूसरा इसके साथ मिल गया CH3OOHH। आप बच्चे बता सकते हो इन दोनों में से स्टेबल कौन है? ये फर्स्ट है ना, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? लेस, एनर्जी लेस होगी ना, एनर्जी लिख रहा हूं। ओके, स्टेबल बट एनर्जी लेस, तो इसका मतलब एनर्जी का अगर ऑर्डर पूछ रहा आपसे तो पक्का इसकी एनर्जी ज्यादा है, और इसने ये वाला साइन दे रखा है एनर्जी में। चलो ये वाला करेक्ट सेट आ गया बच्चे। चलो आगे देख लेते हैं। फिर उसने मुझे दिया CH3CO नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड O CH3, इसी के पैरेलल में एक और स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उसने। ठीक है, ये चेक करो भाई, दोनों सेम है एग्जैक्टली। मिथाइल मिथाइल, CO CO, CH CH, डबल डबल, CO मिथाइल, और इनके लिए एनर्जी में इक्वल का साइन लगा रखा है। तो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसे हैं? इक्विवेलेंट। समझ गए हरमन बेटा? ठीक है, और तीसरा मॉलिक्यूल मैं लिखने जा रहा हूं, उसको देखकर आप समझ जाओगे। CO, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं बताना कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। लो जी, और इसके जस्ट पैरेलल में एक मॉलिक्यूल और खड़ा कर दिया हमने। यहां नेगेटिव साइन, सॉरी पॉजिटिव साइन लगाकर, नेगेटिव साइन लगाकर CH डबल बॉन्ड CH3। और अब हमें पहले तो पता करना है कि स्टेबल कौन है, इन दोनों में से स्टेबल कौन है। देखो यहां भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहां भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। फर्स्ट इज मोर स्टेबल, CH3CO डबल बॉन्ड C, CH पे प्लस है और मिथाइल है C। फिर 4 सेपरेशन देखो बच्चे, मुझे लग रहा है सेकंड ज्यादा स्टेबल है। पहले देखो ना बच्चे, ऑक्टेट वैसे कोवलेंट बॉन्ड तो सब में बराबर है। दूसरा रूल लगाओ ऑक्टेट वाला, ऑक्टेट भी दोनों में इनकम्प्लीट है। पॉजिटिव नेगेटिव लगाओगे तो वो भी चल रहा है। तो अब सिंपल सी बात मुझे जो समझ में आती है शायद आपको भी वही समझ में आनी चाहिए। 4 सेपरेशन कम कहां पर है? सेकंड वाले में, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई? ज्यादा। विभू भाई, चलो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अच्छी बात है। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, सिंपल सा रूल है। तो इसीलिए ऑल आर करेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। 4 तो रूल है और कौन से 50 रूल है आपको जो बताए। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड गिन लो, कोवलेंट बॉन्ड जब बराबर लगने लगे, क्लियर। और ऐसे कौन से 45 के 45 क्वेश्चन तुम्हारे नीट में यही आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाले, विनर बन सकते हो। पहले नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड गिन लो, वो अगर बराबर चल रहे हो तो फिर ऑक्टेट रूल देख लो, वो भी जब बराबर चल रहा हो तो सिंपल 4 सेपरेशन देख लो, या फिर नेगेटिव पे पॉजिटिव, वो भी ठीक था। 4 रूल से तुम्हारे सारे आंसर रहते हैं। चलो जी, एक छोटा सा काम और है, इसमें से 5-7 एग्जाम्पल और लेके चल रहा हूँ बच्चे, ध्यान से सुनो। इसमें तुम लोग काम कर ही रहे थे, पिछले पेज पे भी आए थे 5-4 कॉन्सेप्ट चल रहा था बच्चे एरोमेटिसिटी का। और इसमें अगर थोड़ा सा भी आपने डाउन कर दिया खुद को तो फिर नुकसान फिक्स हो जाएगा। इसलिए जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है ना, सिंगल सिंगल लाइन पे ध्यान दिए रखो, नहीं आ रहा तो बार बार पूछ लो, ठीक है जी। अब मैं एक और स्ट्रक्चर जो ड्रॉ कर रहा हूं इसके अंदर, चेक करना और समझना उसको ना। मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर इस टाइप से ड्रॉ किया, कल शायद जपनीज से इस बारे में बात भी हो रही थी, क्लियर। यहां मैंने O लगा दिया, तो बताओ ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या होएगा? मुझे लगता है सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये एरोमेटिक है, इसके बाद वाला एरोमेटिक, ठीक है भाई। और यहां O लगा दिया, और इसमें आपने कुछ इस हिसाब से, ये फिर गलत हो जाएगा ना स्ट्रक्चर, यहां आपने N लिख दिया, आप पिरिडीन हो जाएगा इसका लोन। हाँ जी, ये एरोमेटिक है। अब इतना समझो कि ये जो स्ट्रक्चर बना था ये है पायरोल, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है आपके पास पायरिडीन। और जो पायरोल है इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि पिरिडीन में ऑलरेडी इसका सेक्सटेट कंप्लीट था, इसके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट थे, इसकी हक्कल कंप्लीट था, इसलिए ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई अगर इन दोनों में से अच्छा बेस देखोगे तो ऑलवेज जो अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है वो किस में रहेगी बच्चे? पिरिडीन में।
बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा और बार बार आएगा आपको ना। समझ सीख पा रहे हो इन चीजों को? चलो अब एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, देखते हैं बच्चे इसको काम करेंगे कि नहीं। बोरोन लगा दिया इस जगह पे, यहाँ ओ ओ लगा दिया, ठीक है जी, और ये डबल बॉन्ड लगा दिया। जल्दी से आंसर दो, इज इट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? सोच समझ के बोलना। हाँ जी बेटा, 3 सिग्मा sp2 ही होगी बेटा। वैसे क्वेश्चन जपनीत ने पूछा क्यों कि बोरोन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? 3 सिग्मा तो बच्चे sp2 ही होगी। और आंसर एक तो जो भी मेरे पास अब तक आए हैं सब परफेक्ट और सही आंसर आए, किसी ने भी इसको एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक नहीं बोला। अब तक जितने आंसर आए, किसी को इस पे अगर बात करनी हो तो मैं तैयार हूं। इसको बताओ बेटा, ये तो बड़ा सौखा है, सुपर इजी है ये तो। ये देखो ना, तो है जब तक आप सही आंसर देने नहीं लग जाते ना, मैंने सब्जेक्ट से आगे नहीं जाना। मुझे पता है मेरी सारी केमिस्ट्री आगे ना खत्म हो जाएगी अगर आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक नहीं पहचानते हो। तो मैंने आपको एक सिंपल हिंट बताया था नॉन एरोमेटिक आइडेंटिफाई करने का। sp3 देखो, छुट्टी पर वो भी सिंगल रिंग के अंदर। अगर आप मल्टी रिंग में पहुंच गए, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है नहीं वैसे, तो वहां ये बात एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन अभी सिंगल रिंग के अंदर sp3 मिलते ही उसको इमीडिएटली अब क्या स्ट्रक्चर बोल दो, नॉन एरोमेटिक। ठीक है जी, ये सारे मोलिक्यूल एक बार अच्छी तरह से चेक कर लो, आयन चेक कर लो, जो भी आपको दिख रहे हैं। अब मैं 7 मेंबर्ड रिंग पे आ रहा हूं। क्लियर? ये लो जी, ये प्लस मिला। वैसे इसका नाम बता दूं मैं आपको, इसका नाम है ट्रोपाइलियम। इट इज ट्रोप, एरोमेटिक। चलो इस परफेक्ट आंसर आया आपका। ऐसी अगर मैं 7 मेंबर ड्रिंक रख के इस जगह पे डबल बॉन्ड लगा दूं, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन। बोल तो ज्यादा गलत ही होगा इसे। हम्म रिंग के अंदर डबल बॉन्ड 3 ही है बच्चे। जपनीत कहां जा रही हो? रिंग की बात हो रही है तो फिर तो तुम यहां भी कॉन्जुगेशन बना सकती हो, फिर तो तुम इसको भी एरोमेटिक बोल दोगी बच्चे आज के बाद। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। डबल डबल फिर यहाँ लगा दिया इस टाइप से, ये सिंगल कर दिया, यहाँ डबल लगा दिया, फिर तुम बोलोगे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिसिटी तो किसके लिए एप्लीकेबल है आपको शायद पता ही होगा, रिंग के लिए। ओपन के लिए थोड़ी एरोमेटिसिटी होती है बच्चे। सो दिस वन इज sp2, दिस वन इज sp2, 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 ये सारे sp2 हो गए। इसके अलावा रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दैट्स वाई स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपके पास, एरोमेटिक। इसका नाम है ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन इसको बोलते हैं, ट्रोपोलोन। ठीक है जी, ये याद रखना बच्चे, बड़े अच्छे अच्छे कंपाउंड्स हैं। एक मैं आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स 8 मेंबर ड्रिंक की तरफ लेके जा रहा हूं, बताऊंगा भी मैं, आपसे इसके बारे में पूछूंगा नहीं, ध्यान से सुनना। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं साइक्लो, क्योंकि हमारे हाइड्रोकार्बन में बनना है एक बार साइक्लो ओक्टा टेट्राइन। साइक्लो ओक्टा टेट्राइन, ये स्ट्रक्चर ना नॉन प्लेनर है। इसका स्ट्रक्चर जो बनता है ना, शायद आप में से कुछ बच्चों को याद भी होएगा, आपके टीचर ने आपको बताया था जब आप 11वीं 12वीं पढ़ रहे थे, दिमाग से निकल गया। इट इज टब शेप। साइक्लोओक्टा टेट्राइन बच्चे टब शेप है ये ना, 4 इथाइन से बनता है। ये 4 इथाइन का टेट्रामेरिजेशन करवाओगे ना तब बनता है। ये 4 इथाइन का टेट्रामेरिजेशन करवाओगे तब बनता है। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, चाहे इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, चाहे स्ट्रक्चर के अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की दूसरा वाला जो मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था, इफ यू वांट एंटी एरोमेटिक देन आपके पास दूसरा भी रूल, कल मैंने शायद आयुष को भी बताया था और शायद क्लास में आज है नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लेनर। तो बोला नहीं एक बार भी यार, तेरी आवाज ही नहीं आई, तू नहीं बोलता तो लगता ही नहीं क्लास चल रही है। हाँ बोलना चाहिए बच्चे। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे साथ सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये बैच साथ साथ में ना बोलता रहता है तो पता नहीं चलता और आप समझाते चले जाते हो। 4n पाई इलेक्ट्रॉन 4 का टेबल चलेगा, और एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई चाहिए, पर दोनों में एक कंडीशन जरूरी है, प्लेनर होना। तो पता है क्या हुआ, इसके अंदर 4 का टेबल तो लग गया लेकिन ये प्लेनर नहीं हो पाया। ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, टब शेप है, दैट्स व्हाई
दिस स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर होती, एक ही इलाज बचता है आपके पास इस कंपाउंड के लिए। हाँ जी, परफेक्ट, इट इज नॉन एरोमेटिक। तो कहीं साइड में इसको लिख के रख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे कोई ज्यादा नहीं है, ये टीचर ही बताएगा आपको। क्योंकि आप एक सिंपल सा क्वेश्चन करोगे हमें कैसे पता चलेगा, टीचर ही आपको बताएगा इस बारे में। बाकी सारे के सारे आप खुद मेरे को बताए जा रहे हो लगातार। पिछला पेज किसी को इसमें कुछ उतारना तो नहीं है, मैं अगले पेज पे कुछ और एग्जांपल लिख देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लो जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते ही तुम लोग आंसर दे सकते हो, देखते ही आंसर दे दोगे, देखते ही। हाँ है ना, समझ गए ना, देखते ही समझ गए, सिंपल हिंट आपको बताया हुआ है। इसके बाद आपके आंसर बस गलत नहीं होने चाहिए। हाँ जी, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। लो जी, आंसर नहीं गलत होनी चाहिए बस। हम्म ये देखकर पता चल गया ना आप लोगों को। चलो वेरी गुड। तो मुझे लगता है अब इस टॉपिक को हमें बंद कर देना चाहिए, जब पता चलने लग गया एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक। और जब हम इस टेस्ट के बाद शुरू करेंगे ना बच्चे, इस टेस्ट के बाद उसमें एक बार मैं आपको ना पॉलीसाइक्लिक वाला भी समझा दूंगा। क्लियर, अभी मोनोसाइक्लिक वाले समझो। अब एक स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा टारगेट ले लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। लो जी, अब ना स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान से सुनना और समझना। जो एरोमेटिक है ना बच्चे, उसमें रेजोनेंस होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मैं इसको क्यों समझाना शुरू कर गया सडन, मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाते पढ़ाते एरोमेटिसिटी पे आ गया। वजह थी उसकी कोई ना कोई ना, वो वजह भी पता चल जाएगी आपको। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद आपके पास है नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी, आपके पास है नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी, आपके पास है नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी, और सबसे कम होंगे जिसका नाम ही एंटी एरोमेटिक है। और उसकी वजह पता है क्या बच्चे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स, आप केमिकल बॉन्डिंग वाले हो, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द एबीएम, परफेक्ट लाइन, क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं एबीएमओ में, दैट्स वाई जहां भी एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन एंटर किया ना बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग, जहां भी एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन किया केमिकल बॉन्डिंग, वो मॉलिक्यूल बाय डिफॉल्ट ही क्या हो गया, अनस्टेबल। सो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली फॉलो कर गए तो। ठीक है जी, अब मैं अपनी सिक्स्थ एंड लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उठा लूं। चलो जी शुरू करते हैं बच्चे, गलती से भी इधर उधर ध्यान मत करना। टोटोमेरिज्म का डिस्कशन स्टार्ट हो गया भाई, क्लियर ना। इसको प्रोटोट्रोफिज्म भी बोलते हैं, इसको प्रोटोट्रोफिज्म, क्योंकि इसमें प्रोटोन चलता है, प्रोटोट्रोफिज्म भी बोलते हैं इसको। टोटोमेरिज्म, प्रोटोट्रोफिज्म, इसी का एक और नाम डेस्मोट्रोफिज्म, इसका एक नाम और चलता है, क्लियर, क्रिप्टोट्रोपिज्म। सबसे फेमस एक ही है, टोटोमेरिज्म, प्रोटोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, क्रिप्टोट्रोपिज्म, क्लियर। एक नाम और चलता है इसका, अलीलोट्रोपिज्म। अब इसके नेम इतने सारे आप सोच सकते हो भाई साहब हीरो रहे होंगे अपनी आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चरल के। हर चीज का कोई ना कोई एक मीनिंग है, हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग है। जैसे टोटोमेरिज्म का मतलब पता है क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स, मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का चलना। और इसके कौन कौन कंपोनेंट चलते हैं बच्चे, एक H प्लस और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन। प्रोटो का मतलब समझ ही गए, प्रोटॉन का चलना। डेस्मो का मतलब यहां पाई बॉन्ड का चलना। क्रिप्टो मतलब दो फॉर्म, एलिलो का मतलब भी क्या होता है, टू फॉर्म्स। हर चीज का कोई ना कोई मतलब है। टोटोमेरिज्म, प्रोटोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, क्रिप्टोट्रोपिज्म, क्लियर, एलिलोट्रोपिज्म, कई सारे नाम है इसके, लेकिन सबसे फेमस एक ही रहेगा, कौन सा वाला, जो मैंने स्टार्ट में लिख दिया है, टोटोमेरिज्म। ठीक है जी, अब सबसे पहले टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख ली जाए। इसमें ना थोड़ा मैं धीरे धीरे चलूंगा, क्यों, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप थोड़ा कूल रहकर सुनते रहना हर एक बात को, क्लियर। डेफिनेशन की बात कर रहा हूं बच्चे, डेफिनेशन तो होएगा क्या, यहां मैं लिख रहा हूं माइग्रेशन और मूवमेंट, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन polyvalent electronegative element, one polyvalent electronegative element to another, to another polyvalent electronegative element। माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन है
फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अनदर पॉलीवेलेंट, मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन के लिए बना हुआ नहीं है, पॉलीवेलेंट बच्चे बोलती है ना, हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का चलना, पॉलीवेलेंट मतलब वैलेंसी एक से ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, नाइट्रोजन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो अनदर पॉलीवेलेंट मतलब फ्लोरीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, विद इन द मोलिक्यूल, विद इन द मोलिक्यूल, विद इन द मोलिक्यूल, ठीक है जी, मोलिक्यूल के अंदर ही, मोलिक्यूल के अंदर ही, मोलिक्यूल के अंदर ही प्रोटॉन का चलना, एक पॉलीवेलेंट एटम से लेकर दूसरे पॉलीवेलेंट एटम के अंदर विद इन द मोलिक्यूल, इस पूरे को हमने क्या बोल दिया है, नोन एज द टोटोमेरिज्म, नोन एज द टोटोमेरिज्म। अब मुझे कोई पूछेगा सर टोटोमेरिज्म क्या सेल्फ मूवेबल है, मैंने कहा ना 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 ना, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आप टोटोमेरिज्म ऐसे थोड़ी स्ट्रक्चर लिखा और टोटोमेरिज्म स्टार्ट कर दी, नेवर, कंडीशन चाहिए इसके लिए, एसिडिक कंडीशन भी उतना ही काम करती है बच्चे, सारी बातें मैं प्रूव करूंगा अभी, एसिडिक कंडीशन भी उतना ही काम करती है जितना कि बेसिक करती है, बोथ कंडीशंस आर सुटेबल, both conditions are suitable to show the tautomerism, both conditions are suitable, एसिडिक भी बेसिक भी, एसिडिक भी बेसिक भी, बेसिक भी एसिडिक भी। चलो जी, अब कहते हैं जी टोटोमेरिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ हाउ इट वर्क्स। मेरे साथ टिक कर बात को सुन लेना और समझ लेना, मैकेनिज्म ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं अच्छी बात बोल दूं, बेसिक मीडियम के अंदर कैसे काम कर रहा है, इन बेसिक मीडियम, क्योंकि बच्चे आपको ना एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब आपने लिखा ना प्रोटोट्रोफिज्म, प्रोटोट्रोफिज्म मतलब प्रोटोन चल रहा है, तो बेसिक मीडियम सपोर्टिव है, एसिडिक भी सपोर्टिव है, ये नहीं कह रहा एसिडिक सपोर्टिव नहीं है, बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं, मेरे साथ टिकना और बात को समझना। आप सारे के सारे जीओसी वाला पार्ट पढ़ चुके हो, जीओसी वाले पार्ट के अंदर एक बात सीखी थी हमने, क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द एसिडिटी, ठीक है जी, के ए डायरेक्टली, हर बात को कनेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास है सीओ, ठीक है बच्चे। अब आपने यहां ले रखा है कौन सा मीडियम, बेसिक, तो आपने क्या रखा इस जगह पे, बेसिक मीडियम रखा, सुन पा रहे हो, तो बेसिक मीडियम मतलब ये कैटलिस्ट का रोल कर रहा है, बेस कैटलाइज्ड टोटोमेरिज्म, तो माइनस इधर और बच्चे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये हुआ, तो या तो ये एसिडिक होएगा या ये एसिडिक होएगा, दोनों में से, दोनों वैसे तो दोनों ही एसिडिक है, तो प्रोटॉन जहां से भी निकलना है, एक प्रोटॉन निकलकर माइनस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। साइन आप इसके अंदर इक्विलिब्रियम का लगा सकते हो, इक्विलिब्रियम, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर साइन ऑफ इक्विलिब्रियम आप इजिली, क्योंकि रिएक्शन में वाटर का वापस रिएक्शन होएगा, वही एसीटोन बन जाना है। अगर आप मेरे को लिटरली फॉलो कर रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं कह रहा हूं एक बार इसको चाहे मेरे से 50 बार सीख लो, लेकिन सीख जरूर लो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, ऊपर से तुमने बेसिक मीडियम दे दिया। कोई ये मत सोचना कि एक बोतल के अंदर एसीटोन पड़ा उसमें टोटोमेरिज्म चल रही होगी, नेवर, एसीटोन एसीटोन ही होता है उसके अंदर, जब तक उसमें 2 ड्रॉप बेस की नहीं डालते या 2 ड्रॉप एसिड की नहीं डालते तब तक ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए कहीं भी गलती से भी अगर आ जाए टोटोमेरिज्म इज द सेल्फ कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, नेवर, इट ईदर कंट्रोल्ड बाय एसिडिक मीडियम और कंट्रोल्ड बाय द बेसिक मीडियम। तो आपको पता चल गया, यहां आपने कार्ब एनायन बना लिया है। मैं फिर कह रहा हूं धीरे धीरे चलो, लेकिन सीखते हुए चलो। बेसिक मीडियम में प्रोटॉन रिमूव हो गया। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है, इसमें रेजोनेंस शुरू हो चुका है, ठीक है। तो रेजोनेंस करवा दें एक डबल हेडेड एरो वाला साइन लगाकर, ठीक है बच्चे, सुन पा रहे हो। अब आप सोचो, अगर ये वाला मोलिक्यूल वापस प्रोटॉन अपना एक्सेप्ट कर ले मीडियम में से, तो एसीटोन बन जाएगा। और ये अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है ना बच्चे, इट इज अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, तो अगर ये आपके पास वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले और बेस को वापस वहीं रख दे, तो ये कौन बना, एसीटोन। और अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या बना, आप इसका नाम कल रख कर आए थे, इन ओल, इसका नाम क्या रखोगे, इन ओल, पूरा नाम रखना है, 1 2 3 प्रोप, क्लियर है। एक बार मैं इसको रब करके लिख देता हूं, ये OH लिखा, ये प्रोप लिखा, ये 1 लिखा, ये इन लिखा, ये ओल लिखा, लेकिन इसकी अब नीड नहीं होती है, जनरल इशारे करते रहो बस कि ये प्रोपीनोल है। और ये कौन है बच्चे, प्रोपेनोन है।
तो इसीलिए अगर इसके अंदर घुस गए तो बात समझ में आ जाएगी क्या, एसीटोन एंड प्रोपीन 1 ओल ये एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्जेबल है, इंटर कन्वर्जन चल रहा है इनका। इंटर कन्वर्जन कैसे चल रहा है, अब थोड़ा सा आप मेरे साथ आओ और इसको सिंपल ट्रिकी बेसिस पे सीख लो। इक्विलिब्रियम CH2 OH, क्लियर, यहां मिथाइल लिख दिया। नाउ 1 2 3 चेक करें, 1 2 3 एक हाइड्रोजन पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मूव करा और 1 2 3 तीसरी जगह पे एक दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आ गया, यानी जिधर प्रोटॉन चला उसका उल्टा कौन चला है इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कौन हो जाएगी, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। क्या आपके दिमाग में ये एग्जैक्टली सेट हुआ है कि हुआ क्या है, आप लोगों ने एक एसीटोन लिया, एसीटोन का एक प्रोटॉन अल्फा पोजीशन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया, और इस पूरे प्रोसेस का नाम आपने क्या रख दिया, मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, और पूरा नाम क्या हो गया, टोटोमेरिज्म। इसमें कोई दिक्कत हो तो इमीडिएटली बात कर लो। वैलेंसी एक से ज्यादा, हाँ हाँ हाँ, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है लेकिन फिर भी टोटोमेरिज्म शो ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी वैलेंसी एक है। तो कभी भी टोटोमेरिज्म के अंदर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं क्योंकि वो पॉलीवैलेंट ही नहीं है, उनकी वैलेंसी एक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे एक्सपेंड करते हैं बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो क्लोरीन मोनोवैलेंट से ऊपर होता ही नहीं कभी भी, वो तो आप खुद को खुद से जोड़ेगा, तो Cl(F3) Br(F5) IF7 कार्बन की बात कर रहा हूं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसकी वैलेंसी एक ही रहती है ऑलवेज इन हेलोजेंस की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर आप ऑक्टेट एक्सपेंड करते हो, Cl(F3) भी होता है, Br(F5) भी होता है, IF7 भी होता है, बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है, 100% होता है। लेकिन अभी जो फोकस चल रहा था, क्या उस बात को आप समझ पाए, टोटोमेरिज्म को शो मैंने करना है, जो काम की बात है वो समझ में आया क्या। एक और एफर्ट कर लेते हैं जी। अब मैंने यहां एसिड एल्डिहाइड लिखा, धीरे धीरे फिर हमारी जरूरतें समझ में आने लगेंगी। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पे अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर। ये 1 2 3 साइन ऑफ इक्विलिब्रियम CH2 CO, क्लियर। यहां H डबल उल्टा चल गया, तो इसको आपने क्या बोलना शुरू कर दिया, इट इज इथीनोल। और ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए बच्चे, टोटोमर्स। सिमिलरली यहां आ गया मैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर 1 2 3 4 5, यहां मैंने इसको बेसिक मीडियम दिया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इधर भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। आप बता सकते हो सबसे खतरनाक एसिडिक नेचर किसका है, विच हाइड्रोजन इज मोस्ट रिमूवेबल और पार्टिसिपेट इन द मिडल वाला ना, ठीक है। ये CO क्लियर है, ये मिडल वाला, क्यों, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर बाकी सबके एसिडिक नेचर से ज्यादा, क्लियर। ये आपके पास इनकी बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है, और मिडल वाले की यहाँ के। तो अगर मैं इसमें इक्विलिब्रियम का साइन दे दूं, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा हाउ मेनी हाइड्रोजन्स कैन पार्टिसिपेट इन द टोटोमेरिज्म, तो मेरा आंसर है 8। सारे कर सकते हैं बच्चे, सारे एसिडिक है, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते ना, सारे उठकर किस पर आएंगे, जगह ही नहीं है आपके पास। तो बात ये है कि सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाँ। फिर क्वेश्चन आएगा कैन बी मोर, तो आंसर आएगा मिडल वाला। तो आपने इसका 1 2 3 माइग्रेशन करवाया, कहीं इसमें दिक्कत हो रही है तो मेरे से इमीडिएटली बात करना, नहीं तो परेशान होगे बाद में। अब ज्यादा से ज्यादा जो आप क्वेश्चन पूछोगे मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो। सर क्या इधर वाला भी कर सकता है, हाँ, राइट एंड लेफ्ट दोनों ही कर सकते हैं, इसमें क्या, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है, उसका दूसरा मुल्क, लेकिन होंगे तो सेम ही ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सीखा था किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर।
बोलो भाई, आपको पता चला कैसे हुआ? अब मैं थोड़ा सा इसको एसिडिक मीडियम की तरफ लेके जा रहा हूं। हाउ द एसिडिक मीडियम कैन प्रमोट द टोटोमेरिज्म। वापिस वही हुआ, CH3CO CH3, मीडियम क्या दे दिया आपने? एसिडिक। अब आप बता सकते हो एच को सबसे सुटेबल प्लेस फॉर द अटैक कहां मिल रहा है? कार्बन 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 या ऑक्सीजन? सोच समझ के बोलना। हाँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। परफेक्ट आंसर। लो जी, और इस पे क्या साइन आ गया? पॉजिटिव। अब आपको खुद ही अगर इसको शो करना हो, ध्यान से सुनना, मैंने आपसे क्या कहा? एसिड हो चाहे बेस हो, ये है तो कैटलिस्ट ही। एसिड कैटलाइज्ड, बेस कैटलाइज्ड। अब तो और आसान है तुम लोगों को समझाना। अब होएगा क्या बच्चे, देखो दिमाग में लेना बात ना। ओ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, क्योंकि ओ पे पॉजिटिव साइन आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए। और रिएक्शन कैसी है? एसिड कैटलाइज्ड। तो अगर थोड़ा सा भी सोच समझ के बोलोगे आप, तो ये CH3COH, यहां प्लस का साइन, ये कौन है? CH3। अब C प्लस के पड़ोसी दोनों के दोनों किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इन द हाइपर कॉन्जुगेशन। और प्रोटॉन वापस चला जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन, आप सोचो ना बच्चे, आप रिएक्शन में या तो H2SO4 ले रहे होगे या HCl। हर चीज लॉजिकल है, बस वो कि समझने वाले बंदे चाहिए कि वो इन बातों को पकड़ पाते हैं कि नहीं, ग्रेस्पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, कनेक्टेड है कि नहीं। तभी तो कहा जाता है स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। तो अगर मैं FM पे होता तो आपको बोलता स्टे ट्यून्ड, लेकिन अब क्या बोल रहा हूं आपको? स्टे कनेक्टेड। कनेक्टेड रहो, समझ जाओगे। कनेक्टेड क्या है भाई? दूसरा एनायन तो पड़ा है ना इसके अंदर। तो ये इसको क्या करवाएगा? टोटोमेरिज्म जब इसमें होगी ना बच्चे, टोटोमेरिज्म सुना है ना तुमने? टोटोमेरिज्म, ये टोटोमेरिज्म से पहले वाला हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये ऐसा कुछ हुआ, और इसका प्रोटॉन कौन उड़ा के ले गया वापिस? क्लोराइड या HClO4, HSO4 माइनस। तो मैं इसमें से नटशेल सारे अगर डिलीट करके काम की बात रख लूं, ये सारा डिलीट हुआ, ये अभी वापस लिख दूंगा, नहीं लिखूंगा वापस, टेंशन मत लो। ये कौन था? एसीटोन। और ये सामने कौन बन गया? इनोल। ये लो जी। सबसे पहले मुझे इसके बारे में जल्दी से बोलो, यहां क्या हुआ है? थोड़ा फास्ट बोलना, ठीक होगी बात। ठीक है, अब जब ओ पे पॉजिटिव आ गया, तो क्या वो पाई क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? यस और नो? कर लिया, ठीक है। कार्बन पे प्लस आ गया, तो जब कार्बन पे प्लस आ गया, तो उसके पड़ोसी हाइपर कॉन्जुगेशन करने लग गए। कहो तो मैं करके बता देता हूं। लो जी, नहीं आई? ठीक है जी, ठीक है जी, ये लो। तो ये बेचारा बिना बॉन्ड के हो गया, नो बॉन्ड हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। और वहीं कौन पड़ा हुआ था? बेसिक मीडियम, HSO4 और क्लोराइड बच्चे, वही इस प्रोटॉन को उड़ाकर ले गया। तुम्हारा आंसर ये परफेक्ट सेट हो गया, मतलब H2SO4 रिटेन हो गया। तभी तो कह रहा हूं इट इज एसिड कैटलाइज्ड, बेस कैटलाइज्ड। कोई गलती से भी इस मत को मत सोचे कि एक बोतल के अंदर एसीटोन पड़ा है तो उसके अंदर इनोल भी पड़ा है, भूल कर भी मत सोच लेना ये बात। टोटोमेरिज्म इज ऑलवेज कैटलाइज्ड ईदर बाय एसिडिक और बाय बेसिक मीडियम, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो। मुझे कुछ ड्रॉप एसिड की या कुछ ड्रॉप बेस की डालनी ही पड़ेगी, अदरवाइज टोटोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। तो हाँ जी बोलो, क्या? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। वैसे मैंने बच्चों से पूछवाना था, थोड़ा टाइम कम है तो मैंने खुद ही बोल दिया। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा होएगा, जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा होएगा, कहां था वो? ये वाला। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा होएगा, उतना ज्यादा एसिडिक होएगा। बच्चे मेरी बात सुन, आयुष, एक फ्लोरो, दो फ्लोरो, तीन फ्लोरो इन द इथेनोइक एसिड, विच वन इज मोर एसिडिक? फ्लोरो या डाइफ्लोरो या ट्राइफ्लोरो? तो बस अब देख, इसको ध्यान से बात समझ में आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है स्टे कनेक्टेड। क्लियर? समझे मेरी बात को ना, कि आपको समझना है कि मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या? पार्टिसिपेशन। क्योंकि पहले अगर 11वीं 12वीं में नहीं सीखा तो अब तो सीख लो, कम से कम टीचर सिखा रहा है तुम्हें अपना जोर, टोटल जोर लगाकर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना एसिडिक हो जाएगा, और जितना ज्यादा एसिडिक होएगा भाई उसका टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई है, डेफिनेशन क्या है? हाँ जी, एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन क्या है? माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन कहां से कहां? एक पॉलीवेलेंट, मतलब जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अनदर पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद इन द मॉलिक्यूल।
मीडियम क्या चाहिए, इधर एसिडिक और बेसिक। उसने कहा जी दोनों कैसे, मैंने कहा जी दोनों दिखा देता हूं मैं, बेसिक मीडियम में भी हो गया और उसके बाद एसिडिक मीडियम में भी हो गया। बेसिक मीडियम में प्रोटॉन निकला, फिर टोटोमराइज हुआ, और एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन का अटैक हुआ, उसके बाद टोटोमराइज हुआ। लेकिन दोनों के दोनों मीडियम है, दोनों के दोनों मीडियम है, और इसीलिए उनसे कैटालिसिस होएगा सिर्फ, वो पहले अटैक करेंगे फिर फ्री हो जाएंगे। बोलो जी। चलो, अब कई बार ना एक फॉर्मेलिटी सी कंप्लीट करते हैं बुक्स वाले टीचर्स भी क्लास के अंदर, व्हाट कंडीशंस, ये रट्टा मरवाना का हो जाता है, लेकिन अब मैं बाद में लिख रहा हूं इसको, कंडीशंस टू शो द टोटोमेरिज्म। क्लियर, कंडीशंस, लेकिन इसमें फंस जाते हैं बार बार ना, क्योंकि आप सिर्फ कीटो के बारे में, नाइट्रो को एक जगह थोड़ी है कीटोइनोल, एक जगह थोड़ी है टोटोमेरिज्म, एक जगह थोड़ी है कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, नाइट्रो एसिड टोटोमेरिज्म, 50 जगहों पर है। तो मैं जनरली इसको कोई बहुत अच्छा टॉपिक नहीं मानता कंडीशंस को। सुनो भाई, sp3 हाइब्रिड कार्बन, क्लियर, किसके अंदर, इन कीटो फॉर्म, sp3 हाइब्रिड कार्बन इन द कीटो फॉर्म और इन द नाइट्रो फॉर्म। धीरे धीरे फिर इसकी आदत लग जाएगी। क्लियर, sp3 हाइब्रिड कार्बन इन द कीटो फॉर्म और नाइट्रो फॉर्म। क्लियर, क्या होना चाहिए, एक तो डायरेक्टली बॉन्डेड, एक तो डायरेक्टली बॉन्डेड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो, नाइक कीटो, ये कीटो बोल ही दिया। क्लियर, और दूसरा उस पर कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इसके लिए यहां से यस नो बोलते जाना, क्या इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, कहते हैं कीटो मतलब CO ग्रुप, उसके पड़ोस में कौन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन, कितने अल्फा है, 3 अल्फा है, क्या ये टोटोमेरिज में पार्टिसिपेट करेगा, हाँ जी। तो मैंने पहले ही बोला था कंडीशन से एक फॉर्मेलिटी है, कोई होलसेल रूल नहीं है। क्लियर, फिर अब मेरे को कीटोन मिल गया, ये कीटो है, पड़ोस में मेरे को 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। क्लियर, साइमल्टेनियसली 6 के 6 कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन है पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, योर आंसर शुड बी यस। लो जी, ठीक है, इस पे 4 अल्फा है दोनों तरफ, यहां भी और यहां भी। हाँ जी, क्लियर, इसके सारे अल्फा गायब हो गए, समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना और समझना। क्लियर है, ये मैंने इस पे लिख दिया नो। अब पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन, अब मुझे जो साफ सी बात करनी है, मैंने कहा था कंडीशंस मुझे लिखने में उतना मजा आता नहीं है। क्लियर, चलो एक नाइट्रो वाला भी स्ट्रक्चर समझा ही दूं ना, CH3 नाइट्रो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, हाँ जी हुआ, इसका पड़ोसी sp3 हुआ, हाँ जी हुआ, कितने अल्फा है, 3 अल्फा है, तो क्या टोटोमेरिज में पार्टिसिपेट करेगा, करेगा, कहते जी शो करके बताओ, करवा देते हैं जी। 1 2 3 हाइड्रोजन अपनी पोजीशन से हिला और किस तरफ चला, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज O, और पाई जस्ट उल्टा चल पड़ा। क्या आप इस नाइट्रो एसिड टोटोमेरिज्म को समझ गए हो, ये नाइट्रो, और इसका नाम होता है एसिड होने की वजह से एसी, इट इज अ नाइट्रो एसिड टोटोमेरिज्म। अब यस और नो में जवाब देना बच्चे। ये मेरे पास 2 नाइट्रो प्रोपेन है, ये मेरे पास अब 2 मिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन है। क्लियर ना, अब मेरे पास यहां एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कीटो है। एक्सेप्शन क्यों बोलते हो तुम लोग यार, एक्सेप्शन क्या, ना यहाँ है ना यहाँ एच है, यहाँ एच है एसिडिक वाला, क्योंकि बच्चे मेरी बात सुनना, sp2 हाइब्रिड विनाइलिक हो गया, वो उस एच को निकालना बड़ा डिफिकल्ट, तो बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर आप विनाइलिक हाइड्रोजन को निकाल सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकाल सकता, तो मैं विनाइलिक हाइड्रोजन निकाल ही नहीं पा रहा, मैं टोटोमेरिज्म कैसे शो करूंगा।
तो वैसे भी कीटो का पड़ोसी कैसा है बच्चे, sp2। कीटो का पड़ोसी कैसा है, sp2। कीटो का sp2, कीटो का sp2, कीटो का sp2, तो इस पे क्या लग जाएगा, नो। और sp2 हाइब्रिड कार्बन निकालना तो मुश्किल है बच्चे, क्योंकि वो तो विनाइलिक हाइड्रोजन है। कल बताया था विनाइलिक हाइड्रोजन को निकालना डिफिकल्ट है। sp2 हाइब्रिड कार्बन बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है बच्चे। अब मैं एक कंडीशन जिसको 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 जपनीत कह रही है कि एक्सेप्शनल है, उसकी बात करूंगा मैं। कोई एक्सेप्शनल नहीं है। अगर आपने मेरे को मैकेनिज्म नहीं सीखा ना, फिर दिक्कत आएगी आपको। सुनो जपनीत, यहाँ कीटो ग्रुप है, यहाँ मेरे पास 2 H है, इसको कह रही हो एक्सेप्शनल तुम। ये ये एक्सेप्शनल नहीं होता बच्चे, तुमने इसकी मैकेनिज्म नहीं सीखी इसलिए एक्सेप्शनल बोल रही हो। मान लो मैं इसको इधर एसिडिक और बेसिक मीडियम दे दूं, ठीक है, और ये कार्बन कैसा है बच्चे, sp3 है, और ये दोनों कैसे हैं इसके पड़ोसी, sp2 है। sp2 इसको क्या बना गए, एसिडिक बना गए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आयुष को समझाया था, जो जितना ज्यादा एसिडिक, जो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा होएगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा होएगा उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। एक और बात सीखो, ये कार्बन कैसा है बच्चे, इट इज अलाइलिक, और अलाइलिक हाइड्रोजन को हटाने के बाद तो रेजोनेंस शुरू हो जाता है जपनीत। तो अब मैंने इसका प्रोटॉन अंडर बेसिक कंडीशन हटा दिया, मैंने बेसिक कंडीशन ले ली, इसका प्रोटॉन निकल गया। अब अगर सब बच्चों को समझ में आए तो व्हाई इट इज एक्सेप्शनल मुझे नहीं समझ में आता, हाउ इट इज एक्सेप्शनल। क्लियर, ये यहां मूव कर गया, यहां मूव कर गया। इसके बाद इसने अपने आप को एक बहुत धुआंधार बैटिंग करते हुए किसमें कन्वर्ट कर लिया, एक एरोमेटिक में। एक बार फिर चेक करो, ये नेगेटिव यहां शिफ्ट होएगा तो डबल, इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होने जा रही है, इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होने जा रही है, इमीडिएटली यहां शिफ्ट, इसका अगला शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भाई साहब और नेगेटिव हो गए। क्लियर, ये डबल 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 और यहां नेगेटिव। और रिएक्शन कैसी होती है, बेस कैटलाइज्ड। तो पानी रिएक्शन में पड़ा था, कैटलिस्ट वापिस हो गया, और तुम किसकी तरफ चली गई हो, फिनोल की तरफ। इसलिए मैंने कभी बच्चों को कहा ही नहीं कि 1:3 माइग्रेशन होएगा, मैंने बोला माइग्रेशन होएगा, और उसमें तुम्हारे पास कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता, अल्फा हाइड्रोजन हाँ, बीटा हाइड्रोजन नो, गामा हाइड्रोजन यस। बट ये कैसे होनी चाहिए, आगे अल्फा बीटा गामा, डेल्टा हाइड्रोजन नो, आगे अगर आपको एप्सिलॉन हाइड्रोजन पता है यस। बट ये सब, पहली बात तो sp3 हाइब्रिडों किस ग्रुप के साथ, कीटो के साथ ये कॉन्जुगेशन में, ये तो डायरेक्टली अटैच था, इसलिए किसी को भी एक्सेप्शनल मत बोलो। ये कॉन्जुगेशन में चले गए, ये कॉन्जुगेशन में चले गए, इसलिए पहले इसकी मैकेनिज्म पे जाओ। क्लियर, ये इसके साथ कॉन्जुगेटेड हो गए। तो अगर मेरे को कोई स्ट्रक्चर लिख के दे रहा है, कौन सा वाला स्ट्रक्चर लिख के दे रहा है, इस टाइप से, तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा इस बात को, यार इस पोजीशन के साथ सिंगल डबल सिंगल, और यहां हाइड्रोजन है, अगर ये प्रोटॉन निकल जाए, क्यों निकल जाए, कहां निकल जाए यार, जो तुम टोटोमेरिज्म करवाते हो वो बिना एसिडिक बेसिक मीडियम के तो करवाते ही नहीं हो। तो प्रोटॉन का निकलना तो मस्ट है, चाहे तुम एसिडिक मीडियम लेके चलो, चाहे बेसिक मीडियम लेके चलो। एसिडिक होएगा तो H यहां अटैक करके फिर रेजोनेंस चलेगा, फिर भी निकलना है। बेसिक सीधा प्रोटॉन को निकाल लेना उसने, और जो कार्बन आयन बना उसके बाद वो रेजोनेंस में गया, रेजोनेंस से आती वापस जो वोटर बना था वो प्रोटॉन डोनेट करके बेस को रिलीज कर देगा, रिएक्शन हो जाएगी बेस कैटलाइज्ड। बोलो कौन से दोनों में, वो तो शार्प है, एरोमेटिक हो गया बच्चे, अभी बताया था, इसलिए एरोमेटिसिटी पे पंगा लिया था हमने। क्लियर ना, जिसके अंदर रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल्स, ये मैं पिछले 6 दिन से बोल रहा हूं, रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। आयुष कौन से के ऊपर, बीटा हाइड्रोजन वाले के ऊपर? नहीं यार, वो कांटा इसलिए मारा हुआ है कि बताना चाहता हूं, या तो एसिडिक मीडियम ले लो, बेसिक ले लो। तो मैंने बेसिक लिया पहले, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैंने कांटा इसलिए मारा है कि मैंने बेसिक में करवाया है, नहीं तो बच्चा कहेगा एसिडिक में करवाया कि बेसिक में करवाया, इसलिए कांटा मारा हुआ है वहां पे।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी बोला मैंने कहा था अभी बेसिक में करवा रहा हूँ, तो जिस मीडियम में करवाऊंगा वही मीडियम रखूंगा ना बच्चे। नेगेटिव बनाया तो बेसिक मीडियम ही रखूंगा ना। हाँ वो तो हाँ हाँ हाँ, चाहे एप्सिलॉन हो चाहे गामा हो, जितनी बड़ी रिंग होएगी बस वो डबल सिंगल डबल, और जो एनायन बने दैट शुड बी कॉन्जुगेटेड, अदरवाइज चांस ही नहीं बनेगा। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस बात पे मेरा फोकस, अगर आपका फोकस भी उस तरफ चला जाए ना, फिर तो टोटोमेरिज्म सीख गए, नहीं तो दिक्कत क्या। मेरा फोकस कहाँ है, मेरा फोकस है कि ये रिएक्शन इधर एसिडिक और बेसिक मीडियम में लेकर ही चलानी पड़ेगी। कोई भी सोचे कि मैं एक स्ट्रक्चर लिख लूं उसमें टोटोमेरिज्म अपने आप चल पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बेसिक को तो प्रोटोन निकलेगा उसके बाद काम होएगा, और अगर एसिडिक को तो प्रोटोन अटैक करेगा उसके बाद काम चलेगा। हाँ कॉन्जुगेशन हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट लाइन समझियो, इवन तुम्हारे बोलने से मेरे दिमाग में गया कि मैं आगे से ये लाइन बोला करूंगा बैचेस के अंदर। क्लियर ना, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो पड़ोसी है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, जबकि गामा एप्सिलॉन वाले कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। अच्छी बात, अच्छी लाइन है, परफेक्ट है। और देखो, पता चला बच्चे क्या क्या टोटोमेरिज्म में चाहिए। डेफिनेशन टोटोमेरिज्म की पता चला, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में कैसे वर्किंग है ये शायद पता चल गया हो आपको। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये पता चल गया हो। हेलोजन जब भी अटैच होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो कभी भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, कि डबल बॉन्ड से अटैच होंगे नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेलोजन्स। बोलो जी। और विभू ने जो क्वेश्चन पूछा था, सर फिनोल और इनोल ये जो अभी पड़े हुए हैं, जैसे ये कीटोन था और इसका जो आपके पास टोटोमर बना, इन दोनों में से स्टेबल कौन है, तो आगे मैं हेडिंग वही लिखने वाला हूं, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ इनोल। तो भाई साहब ये क्या हो गया है, ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें एक यूनिक आइडेंटिटी आ गई है, एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी इज ऑलवेज फेवर्स द स्टेबिलिटी, और उसके उस पे भी कौन फैक्टर है, वो है रेजोनेंस। बोलो जी, इसमें कहीं दिक्कत हो तो। कहाँ बेटा, नाइट्रो डिस्टेंस बन जाती है ना फिर, वो तो अल्फा हो जाए तो हो जाएगा। याद हो, हाँ ठीक है, इसके पड़ोस में ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, फिर ये अल्फा हो जाएगा ना तब। अभी इसके रेफरेंस में ये अल्फा अल्फा हो रहे हैं, ये बीटा बीटा हो रहे हैं, और जपनीत ने बताया था ये गामा गामा हो रहे हैं, ठीक है। कैसे करेगा मुझे बताओ आप। वो कौन जो डबल सिंगल यहाँ का है बॉन्ड, डबल सिंगल यहाँ बॉन्ड का है। हाँ इसमें सिर्फ अल्फा कर सकता है, अगर तुम आगे लेना चाहती हो स्ट्रक्चर को तो कुछ ऐसे है, लेकिन ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, गामा हो गया, फिर ये विनाइलिक हो गया, इस एच का हटना ही मुश्किल है। लो भाई, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एक, देखो ऐसे भी अगर तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर ना, ये सिर्फ लिमिटेड काम नहीं है, ये अनलिमिटेड काम है, अगर तुम इसको सीखने में इंटरेस्टेड हो तो देखो इसमें भी तुम टोटोमरिज्म शो कर सकते हो, चेक करके देखो। ये कौन है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन है, अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है। कैसा हाइब्रिड है, sp3। CH3 अपनी जगह पे फिक्स है। हो सकता है तुमने अपनी कॉपी में इसका आंसर बना भी लिया हो, ऑफलाइन में तुम चेक भी कर लेते हैं। क्लियर, ये 1 2 3 यहाँ आ गया, डबल उल्टा चल पड़ेगा, और हो सकता है स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई भी करते हो, नहीं तो ज्योमेट्रिकल में आइडेंटिफाई करवा भी दूंगा। इसको तुमने क्या बोला है बच्चे, नाइट्रोसो। इसको तुम क्या बोल दोगे बेटा, ऑक्साइम। तो इसका नाम हो गया नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म। इससे पीछे था जो, इससे पीछे था जो, क्लियर, कौन सा वाला, नाइट्रो वाला,
उसको तुमने क्या बोल दिया, नाइट्रो एसीटोटोमेरिज्म, इसको तुमने बोल दिया कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म का कौन सा एक टाइप है, टोटोमेरिज्म के इनफाइनाइट टाइप्स हैं, है ना, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, नाइट्रो एसीटोटोमेरिज्म, ऐसे तुमने क्या बोला, नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म, ये नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म, लंबी लिस्ट है, बट कंडीशन फुलफिल कर दे टोटोमेरिज्म करवा दो। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए, क्लियर, पड़ोस में एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, बात ही खत्म करो। और विनाइलिक वाले हाइड्रोजन को तुम नहीं हटाते बच्चे इतना इजीली, ये अगर आपके पास इनमें से प्रोटॉन निकलवाने की टर्न हो तो आप मना कर देते हो कि विनाइलिक, क्योंकि इसके H निकलने के बाद क्लियर, ये H का अब्स्ट्रैक्शन sp2 हाइब्रिड से कर रहे हो, जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इनके H को निकालना डिफिकल्ट है। इसीलिए जब मैंने एक स्ट्रक्चर लिख कर दिया जिसको जपनीत ने बोला था कि ये एक्सेप्शनल समथिंग कुछ है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो अभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अभी तक जो डिस्कशन हुए हैं उनमें से आप मेरे से साथ कोई बात करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर मैं अगला टारगेट उठाऊं। तुम डाउट क्लास को लेके इतने परेशान क्यों हो रहे हो महोदय? चौथी क्लास भी मेरी है, आप ही लोगों ने बताया था, तो मैं वापस आता हूं चौथी क्लास में, फिर आके डाउट लेते हैं आपके, जो भी 5-4 होंगे। आज वैसे डाउट क्लास है नहीं, उन्होंने बोला तो इतने अत्याचार हो जाएंगे तो और अत्याचार नहीं करेंगे तुम पे वो। थैंक यू भी आया मुझे सुनने में कुछ। लो जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इनोलिक परसेंटेज और स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। छोटी सी बात आपसे करनी है, ध्यान से सुन लो। कीटोइनोल टोटोमेरिज्म में फोकस रहते हैं जनरली, हमारा सिलेबस ना कीटोइनोल के सराउंडिंग घूमता रहता है, क्लियर। पहली बात आपको बता दूं कि जो इनोल है वो जनरली, क्लियर, जनरली क्या होता है जी, अनस्टेबल। इनोल 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 इनोल, क्लियर। जबकि कीटो जनरली क्या होता है जी, स्टेबल। अब ये रट्टा मारना है, मैंने तो कभी कहा ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ ही चल रही हो, रट्टा तो भूल जाओ। कारण क्या है, रीजन क्या है, जो हम इसका रीजन समझाते हैं ना बच्चे, आप खुद ही देखकर समझ जाओगे। ये बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी और ये सी बॉन्ड ओ, ठीक है जी। इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो चाहे, इस बॉन्ड की पोलैरिटी है वो ज्यादा है। और जब भी बॉन्ड पोलर हो जाए, जब भी बॉन्ड पोलर हो जाए तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। सो अगर कीटोइनोल एक साथ हो, इफ द ketoinols both are in one mixture, if ketoinols both are in one mixture, then generally equilibrium shifts towards the keto form, तो कीटो ज्यादा स्टेबल होते हैं इनोल से। क्यों होते हैं, पोलैरिटी ज्यादा है बॉन्ड की, सिंपल है, तो दोनों डबल बॉन्ड। लेकिन जहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया, जहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया, वो ज्यादा स्टेबल हो गया। अच्छा जी, अब मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं इनोल को स्टेबल बना लूं। ठीक है जी, तो सबसे पहले या फिर मैं उसकी परसेंटेज बढ़ा दूं या मैं इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड भेज दूं, क्लियर। तो सुनो भाई, हाँ ढेरों तरीके, सबसे पहले चूज करते कोशिश करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर भी, उस सीक्वेंस में चलो। हाँ, तो एक आपके पास है रेजोनेंस, ठीक है जी। रेजोनेंस बढ़ेगा, रेजोनेंस तो ऑलवेज खुशियां बांटता है, रेजोनेंस ऑलवेज खुशियां बांटता है, मतलब रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबलाइज करेगा। तो अभी जो विभू का क्वेश्चन था उसी को फिर लिखने जा रहा हूं, क्लियर। और जपनीत का एक्सेप्शनल केस लिखने जा रहा हूं, ठीक है जी। ये लो, ओके। ये भाई साहब फिनोल, देखो फिनोल के लास्ट में भी 4 लेटर देखो कैसे हैं, फिनोल के लास्ट के 4 लेटर देखो, इनोल, क्लियर ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मेरे को सुन समझ पा रहे हो तो मैं एक बार इसको डिलीट करता हूं, बीच के
इसका साइन बड़ा और इसका साइन छोटा। हम तो इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े हुए बच्चे। तो इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो उसका के इक्विलिब्रियम, के सी के पी जो भी सीखते हो ना आप लोग, के इक्विलिब्रियम, क्लियर, प्रोडक्ट का रेशियो ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा हो गई, तो इसका के इक्विलिब्रियम बढ़ गया, के इक्विलिब्रियम वेरी हाई। और जब आप कोई बुक के क्वेश्चन, मेरी आरपी असाइनमेंट बुकलेट के क्वेश्चन करोगे तो वहां आपको दिखेगा इन विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड। आपने कहा जी जहां प्रोडक्ट स्टेबल हो, प्रोडक्ट कहां स्टेबल है, जहां कभी भी कोई रेजोनेंस हो जाए, जहां कभी भी कोई रेजोनेंस हो जाए तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल बढ़ गई एज वेल एज परसेंटेज भी बढ़ गई रेजोनेंस से। क्लियर, इनोल में आपको पता है यहां ना अप्रोक्स ये लेस देन 1% है, और जबकि ये मोर देन 99% है। मतलब 100 तो पूरा नहीं हो पाया है लेकिन 100 के करीब है। और कार नहीं 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 नहीं, नहीं। इतना भी नहीं सोच रहा विभू है। चमत्कारी व्याख्या कर दी तुमने तो इसकी। इतनी चमत्कारी व्याख्या भी नहीं। इसका नाम पता है कैसे पड़ा है, वही मैं आपको, फीना पुराना नाम है बेंजीन का, फीना पुराना नाम है बेंजीन का प्लस ओल, ऐसे इसका नाम पड़ा हुआ फिटोल। बेंजीन का पुराना नाम फीन है, ठीक है, तो इसका पुराना नाम फिनोल, फीन प्लस ओल। ऐसे नहीं होता बच्चे, ये ना एरोमेटिक केमिस्ट्री है। एरोमेटिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर करने का फायदा नहीं होता कभी भी, क्योंकि चलने तो इसके कॉमन नेम है। वैसे तो इसका नाम और भी रख सकते हो बेंजीनोल, वो भी ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, रेजोनेंस मेरे पास स्टेबिलिटी का फैक्टर है, तो रेजोनेंस के बारे में एक बात हमें समझ में आ गई, रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज और द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। जितना ज्यादा रेजोनेंस होएगा उतना स्टेबिलिटी ऑफ इनोल बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। अब अगली बात और कर लें, उसमें है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब बच्चे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की खासियत क्या होती है, एसिडिक नेचर बढ़ा देते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार मेरे से इनफाइनेट बार कहलवा लो कि अगर टोटोमेरिज्म करना चाहते हो तो इसके नाम पे क्यों नहीं चले जाते तुम लोग, प्रोटोट्रोपिज्म। प्रोटोट्रोपिज्म, जब तक प्रोटोन ही एसोसिएबल, सॉरी डिसोसिएबल, प्रोटोन ही आयोनाइजेबल नहीं होएगा तब तक टोटोमेरिज्म करवा कैसे लोगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली टू के ए, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना परसेंटेज ऑफ इनोल, मीन उसके अंदर प्रोटोट्रोपिज्म बढ़ जाएगा। और स्टेबिलिटी पे चाहे मैं ना बोलूं लेकिन परसेंटेज पे तो मैं पक्का बोलूंगा कि परसेंटेज बढ़ जाएगी। रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड, तो उसके साथ साथ उसका के इक्विलिब्रियम भी क्या कर जाएगा, एनहांस कर जाएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। क्लियर। अब देखो CH3 CO CH2, यहां मैंने OCH3 लगा दिया, CH3 CO, यहां मैंने एक छोटा सा चेंज करना है इसमें हल्का सा, CO OCH3 लगा दिया, CH3 CH2, यहां CO CH3 लगा दिया। इस भाई साहब के पास दो अल्फा है, दोनों अभी आयुष ने पूछा था एसिडिक है। यहां इसके पड़ोस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हुए हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर में ये रखा इसको एस्टर, अगर आप मेरे को सुनते रहे हो तो। और ये भाई साहब क्या हो गए, दोनों कीटो कीटो। तो थोड़ा सा सोच समझ के बताना कि एस्टर कीटो में से किसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है। एस्टर कीटो, सोच समझ के बताना, लॉजिक है, रट्टा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। एस्टर कीटो में से किसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, क्यों? नहीं नहीं, कीटो तो आंसर ठीक था, क्यों का जवाब देना था, नहीं तो मना कर देता ना मैं आपको। कीटो की ही ज्यादा है। ओ ना डोनर बन गया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये हाँ जी, क्या करे, क्या करे? हाँ ये सही बोल रही है अशप्रीत, बिल्कुल। ये करप्शन तो मैं बोलने वाला हूँ, ये सही बोल रही है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोल रही है। देखो कीटो कीटो, ये कीटो, इधर भी कीटो, इस कीटो को इलेक्ट्रॉन आप ओ भी दे देगा, लोन पेयर भी दे देगा, तो करप्शन हो जाएगी यहाँ पे। देखो समझने के अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। अशप्रीत ने बिल्कुल सही बात उठाई है कि जो आपके पास कौन था,
वो जो कीटो था ना बच्चे, उसको ओ का लोन पेयर मिल गया, उस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम हो गई। तो कीटो की विभू, रट्टे नहीं मारने विभू, कीटो और इनोल में से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है, एक बार इसका इसका ना रिवीजन करना जो जो हो चुका है, फिर देखो कितना मजा आता है, सारी बातें ऐसे सीक्वेंस में सेट हो जाएंगी। कीटो, इनोल, और मेरी प्रॉब्लम है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कीटो इनोल में से कीटो की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा क्यों है? कीटो और एस्टर, मेरी गलती हो गई है, कीटो और एस्टर, क्योंकि एस्टर में जो सीओ ग्रुप था ना, उसको ओ के लोन पेयर ने हेल्प कर दी, तो पावर कम होगी उसकी। सीओ इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बच्चे देखो sp3 था, ये sp2 था, sp2 खींचे जा रहा था, उसने कहा इतना क्यों खींच रहा है, मेरे से ले ले लोन पेयर। तो कीटो जो OCH3 से जुड़ा था, मतलब एस्टर बन गया था, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होगी। तो अगर मैं इसको अगर मैं बी, तो जपनीत शायद बता दे कि इनोलिक परसेंटेज किसके अंदर ज्यादा है। बी की इनोलिक पावर परसेंटेज ए से ज्यादा है। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ जाएगी, उसी का नाम प्रोटोट्रोफिज्म है, और उसी से के इक्विलिब्रियम बढ़ जाना है। तो क्या ये महान जनता अपने इन सेंटेंसेस को समझ पा रही है? रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये वो सब चीजें, ठीक है जी। और ओ बावड़े इनोल तो बनाना ही पड़ेगा ना। हे भगवान। ओ आयुष बनाना तो पड़ेगा पुत्र। हम्म, बना ही तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ ये ले। एक सेकंड जपनीत, पहले आयुष को सेटिस्फाई कर दे। हाँ यही जपनीत ने बताया, बिल्कुल ठीक है। हाँ आप बोलो जपनीत। OCOR मतलब कौन हो गया, नाम बताओ पूरा। OCOR, ये कह रही हो आप? आर के पहले वाला ऑप्शन काट दे तो कीटो ही आता ना फिर, ये कह रही हो ना आप? तो इसको लिखना कैसे है? ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से। नहीं, किस रिस्पेक्टिव में टोटोमेरिज्म शो करनी है तुमने इसके अंदर? मेरे को तो फिर रेफरेंस नहीं समझ में आ रहा, मैं यस नो बोलने में कैपेबल ही नहीं हो पा रहा। मुझे समझाओ इसको जोड़ा कहाँ है, किस रिस्पेक्ट में सोचो, बेंजीन रिंग पे जोड़ा है, टोटोमेरिज्म में लिया है, कैसे? CH3 हो गया, CO हो गया, CH2 हो गया, CO जो आपके पास C डबल बॉन्ड OCH3 है, उसकी जगह OCOR जोड़ दे, ऐसा कह रही हो आप? हाँ ठीक है। अब यहाँ जो आपके पास O हुआ, ये -I शो कर रहा है डायरेक्टली जुड़ा होने की वजह से। ऊपर से CO और हो गया, ये वापस -I शो कर रहा है। अगर तुम इधर से टोटोमेरिज्म शो कर दोगी, बिल्कुल कर दिया जी, जैसा आयुष ने पूछा था अभी, ठीक है। तो ये -I शो कर रहा है, ये भी -I शो कर रहा है, दैट्स वाई ये इनोलिक कंटेंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर CO सीधा जुड़ा होता ना, मतलब उल्टा, जैसे पहले जुड़ा था, तो उसका कंटेंट सबसे ज्यादा होता। तो हमें तो पावर समझनी है, और पावर हमें रट्टा मार के नहीं समझनी है। जैसे मैंने -I में समझाई थी आपको, उस तरीके से समझो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की जितनी कमी हो गई, और उसके पड़ोस में कोई ऐसा जोड़ दिया जो इलेक्ट्रॉन उसको हेल्प कर रहा है, तो उसकी विड्रॉइंग पावर कम हो जानी है। जैसे अभी सीखा ना, इस तरफ भी कीटो, उस तरफ भी कीटो, उससे OCH3 जोड़ दिया, इधर मिथाइल जोड़ दिया, OCH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे दिया, लोन पेयर, उससे उसकी पावर कम होगी, तो एस्टर का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर घट गया। और वहां तो बच्चे ओ ही जुड़ा हुआ था, जो आपने मेरे को बताया, ये वाला O, तो इस O के सीधे जुड़ा होने से तो -I इफेक्ट दे रहा है। लो जी, इसके बाद का फैक्टर जो विभू ने हमें कहा था वो लिख लेते हैं जी। उसको बोलते हैं हम लोग
इंट्रा एच बॉन्डिंग। और इंट्रा एच बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को क्या कर देगा? स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल बढ़ा देगा। और उसके लिए मुझे वापिस ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड लिखना है। फिर जैसा आयुष ने बोला था वो टोटोमर लिखना है। भाई कहता टोटोमर ही नहीं है। भाई एसिडिक बेसिक मीडियम होएगा, टोटोमर तो होएगा ना। ये टोटोमर हुआ और इन दोनों के बीच में क्या हो गई है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इसकी परसेंटेज को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। एज कंपेयर टू दोज, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उनके कंपैरिजन में यहां परसेंटेज ऑफ इनोल क्या कर गया? बढ़ गया। इसके अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस, ये तो हमेशा पंगा डालती है। भीड़, क्राउड, इसको तुम खुद ही बोल सकते हो। क्या करूं मैं? इससे स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल, क्लियर ना? इनवर्स हो गया है। अब इसी डाइकार्बोनिल को फिर लिख रहा हूं। ये लो जी, इसी डाइकार्बोनिल को फिर लिख रहा हूं। वैसे तुम अगर थोड़ा सा एसिडिक नेचर वाली बातें समझ गए हो ना, तो तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे आसान काम है टोटोमेरिज्म। मेरी बात सुनो, यहां भी कीटो, यहां भी कीटो, यहां भी कीटो, यहां भी कीटो। इस वाले का पॉजिटिव आई ने एसिडिक नेचर क्या कर दिया? कम कर दिया। यहां कोई ऐसा पॉजिटिव आई था नहीं। अगर तुम स्टेरिक हिंड्रेंस से समझाओ मुझे तो भी दिक्कत नहीं है। अगर तुम एसिडिक नेचर से समझाओ तब भी मुझे दिक्कत नहीं है। इस ए और बी में से किसका एनोलिक परसेंटेज ज्यादा होएगा? बी का। बी का कारण है ना, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर भी तो कम हो गया ना बच्चे, इस वाले का जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इसका के भी तो कम हो गया ना, डाउन चला गया। जबकि इसका जो के ए है अल्फा हाइड्रोजन का, वो कंपेरेटिवली अप है। के समझती हो ना? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिडिक नेचर। अगर कहीं स्ट्रेन आ जाए, स्ट्रेन ऑलवेज डिस्टेबलाइजेस अ मॉलिक्यूल। रिंग स्ट्रेन बढ़ेगा तो परसेंटेज एंड स्टेबिलिटी एज वेल एज के इक्विलिब्रियम सारे के सारे क्या होंगे? डाउन जाएंगे। परसेंटेज, स्टेबिलिटी, के इक्विलिब्रियम, इनोल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिंग स्ट्रेन मॉलिक्यूल को क्या करता है? अनस्टेबल। ऐसे ढेरों अच्छे अच्छे क्वेश्चन पड़े हुए बुक्स के अंदर। लास्ट एंड फाइनल, इफेक्ट ऑफ द सोलवेंट। क्या किसी को इस रिवीजन के अंदर रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ इनोल को बढ़ा रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाकर, परसेंटेज, प्रोटोट्रोपिज्म बढ़ाकर रिएक्शन को फॉरवर्ड भेज करके इक्विलिब्रियम बढ़ा देते हैं। स्टेबिलिटी वर्ड नहीं बोल पा रहा मैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना जहां बच्चे, वहां मैं स्टेबिलिटी वर्ड नहीं बोल पा रहा। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? वहां सिर्फ इतना हो जाएगा कि प्रोटॉन इजीली आयोनाइज होएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। जो जितना अच्छा एसिड होएगा वो फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा रिएक्शन के लिए। बोलो। कौन अभी बोला था? जो ए कौन सा हो गया ये? हाँ तो सी डबल बॉन्ड सी है बच्चे। मेरी बात सुन, अगर तेरे को कोई एच एफ बॉन्ड और एच सी एल बॉन्ड में कंपेयर करने के लिए बोले स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल है। जो बॉन्ड जितना पोलर होएगा उतना उसको ब्रेक करना औखा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स वाई जो इनोल है, इनोल उसमें पोलैरिटी सी डबल बॉन्ड सी की चेक करेंगे, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ की चेक करेंगे, तो सी डबल बॉन्ड सी लेस स्टेबल है और सी डबल बॉन्ड ओ। एनर्जी का ही फर्क है 12-15 किलो जूल का, एग्जैक्ट मुझे वैल्यू याद नहीं है, लेकिन सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ में सी डबल बॉन्ड ओ की बीडी भी ज्यादा है, तोड़ना मुश्किल है उसको। हाँ तभी तो हुआ ना बच्चे, तभी तो कह रहा हूं। अगर ऐसा होता ना कि हमारे पास कुछ जगहों पे इनोल की परसेंटेज बढ़ गई तो हमने कहा क्यों बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, तो उसको 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 कैटलाइज करने वाले फैक्टर्स हैं, उसको कैटलाइज करने वाले फैक्टर्स हैं। कौन से कैटलाइज करने वाले फैक्टर हैं?
वो मेरे पास क्या है, जैसे कहीं रेजोनेंस हो गया, कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, कहीं मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। हमें पता है ना कि इनोल कम स्टेबल होता है, लेकिन कुछ जगहों पे इनोल बढ़ा क्यों, उस बारे में तो क्वारी चल रही है, उसी के जवाब दे रहे हैं हम लोग। हाँ, कहीं इनोल की स्टेबिलिटी बढ़ गई और कहीं उसकी परसेंटेज बढ़ गई। लो जी, लास्ट एंड फाइनल, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। इफ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, बस एक सेकंड। लो जी, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, 6 मिनट की क्लास है हमारे पास अब। ठीक है जी, अगला टारगेट हम पता है क्या उठा लेंगे, इसके बाद ज्योमेट्रिकल उठा लेंगे। ज्योमेट्रिकल अगर एक क्लास में पूरा खत्म होता है तो फिर आपके पास ना एक रोटेशनल और एक ऑप्टिकल, वो दो हिस्से बचेंगे। टेस्ट तुमने बताया था 21-22 के आसपास है ना, 21, 20 की छुट्टी, आज है 15, 16, 17, 18, 19, 20 की छुट्टी 4, तो 3 दिन तो फिर भी मिल जाएंगे हमें। ठीक है, चक देंगे बट्टे। रिंग स्ट्रेन समझ गए बच्चे। इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, नाउ लिसन केयरफुली, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होगा तुम लोगों का। ठीक है, ये आयुष का फेवरेट टोटोमर बना दिया। और इसमें करवा दी मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन यहां मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक छोटी सी बात समझना, यह है इंट्रा, यह है इंट्रा, ठीक है, ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा। अब पता है क्या किया, इसको मैंने पानी में लिया, इसको मैंने बेंजीन में लिया, या मैंने CCl4 में लिया, या फिर मैंने CS2 में लिया, या एक लाइन में, एक वर्ड में बात करूं, नॉन पोलर सोलवेंट में लिया, ऑर्गेनिक सोलवेंट। यहां पानी भी ले सकते हो, मिथेनॉल भी ले सकते हो, इथेनॉल भी ले सकते हो। पंगा पता है क्या हो गया बच्चे, कोई बताएगा कि मुझे यहां इनोल की परसेंटेज ज्यादा क्यों मिली थी, पहले क्यों मिली थी, क्योंकि इंटरएच बॉन्डिंग हो रही थी। इंटरएच बॉन्डिंग ने रिएक्शन को फॉरवर्ड 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 भेज दिया। एस थर्मो भी पढ़ चुके हो, इक्विलिब्रियम भी पढ़ चुके हो, अगर किसी का प्रोडक्ट स्टेबल हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड अपने आप चलती है, स्पॉन्टेनियस। अब पता है क्या हुआ, अगर ये पानी में लेकर चला तो पानी पता है क्या करेगा, OH को और O को H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लेगा, तो इंटरा डिक्रीज कर जाएगी और इंटर बढ़ जाएगी। अगर इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग, जो मैं कहना चाहता हूं उसको सुनो, CH3, बहुत अच्छी लाइन है समझने के लिए, CH3CO CH C डबल बॉन्डो CH3, अगर इसके बीच की बॉन्डिंग, अगर इसके बीच की बॉन्डिंग, अगर आपके पास ये वाली बॉन्डिंग वीक हो जाए और यहां बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसने तो स्टेबिलिटी दी थी ना इनोल को, तो ये रिएक्शन अब कहां जाना शुरू करेगी, बैकवर्ड। और रिएक्शन अगर बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि इनोल तो अभी आयुष ने भी बताया था अनस्टेबल ही होता है, उसको स्टेबलाइज करने वाला फैक्ट्री तुमने खत्म कर दिया। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इंटर, ये तुम्हारे पास क्या हो रहा है, इंटर। तो इनोल लेस स्टेबल बॉन्ड था, रिवर्ट चला गया, जबकि यहां अनडिस्टर्ब्ड फॉर्म में, यहां विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यहां विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्लियर, इंट्रा एच बॉन्डिंग मेंटेन्ड है। इसीलिए इस रिएक्शन के बैकवर्ड जाने के चांस नहीं है। और जब बैकवर्ड जाने के चांस नहीं है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, सेम सबस्टांस इन वाटर एंड सेम सबस्टांस इन द बेंजीन, विच फेवर्स द इनोल फॉर्म, बेंजीन। तो इस बात को मैं लिख दूं, परसेंटेज ऑफ इनोल, यहां स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो, क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉन पोलर सोलवेंट एज द मीडियम।
किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं उसको अगले 2 मिनट के अंदर समझा सकता हूँ, रिवीजन करवा सकता हूँ। हम्म 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 हम्म। हाँ, उसी से हुआ बच्चे, उसी से हुआ, उसी से हुआ। ली चैटलियर बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम बढ़ गया, फॉरवर्ड चलती गई, इनोल ज्यादा बन गया, परसेंटेज ज्यादा बन गई, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो वो तो बाहर से डालना पड़ता है ना बच्चे, ये तो ए और बी है ना। ली चैटलियर तब होता है जब कोई स्ट्रेस ऐड करो। तुमने तो क्या किया, एसीटोन को या डाई कार्बोनिल को पानी में ले लिया, तुमने कोई स्ट्रेस थोड़ी ऐड किया। ली चैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन दैट केस व्हेन वी डिस्टर्ब्स द मेंटेन्ड इक्विलिब्रियम, एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम। कोई बना बनाया इक्विलिब्रियम है, उसको डिस्टर्ब करोगे देन एलसीपी इज वर्किंग। एलसीपी स्ट्रेस के लिए बना हुआ है। जब आप चली बनी बनाई इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ चेंज लाते हो तो फिर पूछते हैं आगे गई कि पीछे गई रिएक्शन। ठीक है ना, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा टोटोमेरिज्म का। 100% जब रिवीजन कर लोगे आई थिंक कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि ना बुकलेट के 5-4 क्वेश्चन उठा ही लेंगे किसके, टोटोमेरिज्म के, उससे ये और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल में एंट्री कर जाएंगे। किसी को इस पे कोई दिक्कत हो, कोई बात करनी हो, स्टेरिक हिंड्रेंस, इंटर एच बॉन्डिंग, रिंग स्ट्रेन, ईडब्ल्यूजी, क्लियर। और अच्छा है कि इसको जितना लॉजिक के साथ समझो उतना अच्छा रहेगा। इनोल अनस्टेबल होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर स्टेबल कर सकते हैं वो मैंने बताया। रेजोनेंस भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कर सकता है, क्लियर, इंटर एच बॉन्डिंग भी कर सकता है। स्टेरिक हिंड्रेंस घटा देगा इसको, रिंग स्ट्रेन घटा देगा इसको। और अगर मैं पानी ले लूं और बेंजीन ले लूं तो बेंजीन डिस्टरबेंस नहीं करेगा इंट्रा, जो कि एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर था, तो परसेंटेज ऑफ इनोल बढ़ी रहेगी। अगर बेंजीन ईथर वगैरह रहेंगे, क्लोरोफॉर्म रहेगा, या फिर तुम्हारा बेंजीन CH2CCl4 रहेगा। बोलो जी। 1 मिनट ऊपर हो गया भाई।